इसको। सबसे पहले बेटा हम लोगों ने बात करनी है फेडरल, ये जो पाकिस्तान का फेडरल बजट 25-26, ये जो है वो बेटा शेयर हुआ है। इसको जो है वो प्रेजेंट किया गया था नेशनल असेंबली में 10 जून 2025 को। और ये बजट टोटल 17.6 ट्रिलियन रुपीस का है। ये डॉलर्स नहीं है। 17.6 ट्रिलियन डॉलर्स का जो है वो ये बजट है, जिसे जो है वो 2025 और 26 के साल के लिए जो है वो इसको बनाया गया है। और इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। दूसरा, पाकिस्तान का जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको रिफॉर्म किया जाए, उसको बेहतर किया जाए। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को और मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट किया जाए। ठीक है। अब इस बजट को जो है वो जो प्रिपेयर किया गया है वो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से उसको फॉलो करते हुए इसको प्रिपेयर किया गया है। और इसमें कोशिश की गई है कि लोगों को, आम लोगों को कुछ रिलीफ दिया जाए। और गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो स्पेंडिंग है उससे पीसफुली जो है वो और केयरफुली जो है वो लेके चले। अब बेटा फेडरल बजट होता क्या है? फेडरल बजट बेसिकली होता है, ये एक फाइनेंशियल प्लान होता है जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो इस्लामाबाद में बैठती है वो 1 साल के पीरियड के लिए बनाती है। ये जो फेडरल बजट होता है ये आपका 1 साल का फाइनेंशियल प्लान होता है जो इस्लामाबाद में बैठी हुई सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी बनाती है। और ये बताती है कि गवर्नमेंट कितना पैसा एक्सपेक्टेडली अर्न करेगी थ्रू टैक्सेस, थ्रू लोन्स एटसेट्रा। ठीक है। और कितने पैसे हमने खर्च करने हैं डिफेंस के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है। अब मुझे आप लोगों से यह पूछना है कि बेटा पाकिस्तान का फाइनेंशियल ईयर, जिसको फिस्कल ईयर बोलते हैं, ये कब स्टार्ट होता है? पाकिस्तान का जो फिस्कल ईयर होता है या जिसे माली साल पाकिस्तान का कहा जाता है, ये स्टार्ट होता है 1 जुलाई से। 1 जुलाई को स्टार्ट होता है और ये चलता है बेटा 30 जून तक। 30 जून तक जो है वो ये चलता है। और इसी इसी पीरियड के लिए, इसी टाइम पीरियड के लिए आपका जो है वो बजट बनाया जाता है। ये बात मेरी समझ आ गई बेटा आप लोगों को यहां तक? अब ये जो पाकिस्तान का जो बजट है आपका, इसके अंदर एक चीज सेट की गई है कि इसमें जो पहली बात डिस्कस की गई है वो ये है कि आपकी जीडीपी ग्रो हुई है। जीडीपी ग्रोथ जो है वो रखी गई है 4.2%। 4.2% जीडीपी ग्रोथ इसको टारगेट रखा गया है। और जो पिछले साल का टारगेट था वो था 2.7%। 2.7% पिछले साल के जो फाइनेंशियल ईयर का टारगेट था, अब जो है वो नया है 4.2%। जी, जुलाई से जून तक ही चलता है। 4 पॉइंट, बेटा ये लाइनें ना लगाए ना स्क्रीन के ऊपर। बेटा मैंने इसको बताया है शुरू में कि ये जनरल इंग्लिश, ऐसे करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, तमाम सब्जेक्ट, जनरल नॉलेज, उसके लिए कॉमन क्लास है जिसमें आपको सिर्फ फैक्ट्स बताए जाएंगे बजट को। फिर आप इसको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ऐसे राइटिंग। अब इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो ये उम्मीद कर रही है कि हमारे इस माली साल में हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, तभी तो उन्होंने अपने जीडीपी ग्रोथ का टारगेट जो है वो बढ़ाया है। और ये पॉजिटिव साइन है कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो मसाइल से निकल के बाहर हो रही है। अब जीडीपी बेटा होता क्या है? जीडीपी ये होता है कि किसी भी मुल्क में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उनकी टोटल मालियत जो है वो आपका जीडीपी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान में 10 कार बनाई गई हैं और एक कार की कीमत 1 लाख रुपया है, तो
10 कार की कीमत होगी 10 लाख रुपए, यानी कि 1 मिलियन, तो पाकिस्तान का जीडीपी 1 मिलियन होगा। तो जीडीपी क्या होती है, जितनी भी किसी मुल्क के अंदर प्रोडक्शन होती है गुड्स की और सर्विसेज की, उनकी जो टोटल मालियत होती है वो जीडीपी है। अब जीडीपी ग्रोथ क्या होती है, जीडीपी ग्रोथ ये होती है कि आपका जो इस साल का जीडीपी है वो पिछले साल के जीडीपी से कितना ज्यादा है, और ये शो करता है कि आपका जीडीपी इंक्रीज हुआ, आपकी इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अब जीडीपी का टारगेट पहले पिछले साल 2.7% रखा गया था, इस साल 4.2% रखा गया है, विच मीन्स कि हमारी इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है या डिक्रीज हो रही है। हमारी इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हुकूमत ने इसके लिए वर्ड यूज किया है कि हमारी जो इकोनॉमी है ये ऑन द पाथ टू इंप्रूवमेंट या रिकवरी क्या कहते हैं, रिकवरी ट्रेजेक्टरी पर जो है वो हमारी इकोनॉमी है। रिकवरी ट्रेजेक्टरी मींस के ये पाथ ऑफ इंप्रूवमेंट या पाथ टू इंप्रूवमेंट के ऊपर जो है वो चल रही है, बेहतर हो रही है हमारी इकोनॉमी। दूसरी चीज बेटा, टैक्स टू जीडीपी रेशो। टैक्स टू जीडीपी रेशियो होती क्या है, फिर इसको समझ लें। बेटा आपके सवाल को पहले मेरी लेक्चर को सुन लें। मैंने अभी तो कोई इस तरह की बात की है कि अचीव हुआ या नहीं हुआ। मैं पहले आपको टर्म समझा रहा हूं और सिर्फ जीडीपी के ऊपर बता रहा हूं कि हुकूमत ने जो जीडीपी का टास्क दिया पिछला कितना था, उसके ऊपर बात कर रहा हूं। मैं इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा कि अचीव हुआ या नहीं हुआ, वो हमारी डिबेट ही नहीं है, अभी सिर्फ आपको बजट समझा रहा हूं। आप इसको समझ लें, बाद में फिर आपको ये भी समझ नहीं आना, फिर आपने कहना है कि सर ये क्या हो गया। पहले इन टर्म्स को समझ लें, बाद में आखिर में सवाल करें। टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या होती है बेटा, टैक्स टू जीडीपी रेशियो ये होती है, पहले बेटा देखें, गवर्नमेंट टैक्स क्यों कलेक्ट करती है। गवर्नमेंट टैक्स इसलिए कलेक्ट करती है ताकि उसे मुल्क के अंदर से ही इतना पैसा मिल जाए कि उसे अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए बाहर से कर्जा ना लेना पड़े। अभी जो पाकिस्तान, मैं पहले आपको टैक्स टू जीडीपी रेशियो बता रहा था। टैक्स टू जीडीपी रेशियो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर हमारी जो टोटल जीडीपी है उसके मुकाबले में हम गवर्नमेंट वाले या गवर्नमेंट जो है वो कितना टैक्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर जितनी हमारी जीडीपी है उसके मुकाबले में गवर्नमेंट जो है वो कितना टैक्स कलेक्ट करती है, अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो मतलब जीडीपी के मुकाबले में टैक्स कलेक्ट करने की रेशियो ज्यादा होगी तो इसका मतलब है हमें कम कर्जा लेना पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी बेहतर जा रही है। और अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो लो होगी तो फिर क्या होगा, हमारी इकोनॉमी गलत साइड पे जा रही है, हमें अपने अखराजात पूरे करने के लिए, अपने मामलात को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमेशा हाई होनी चाहिए, जो ये शो करती है कि आप लोन जो है वो कम लेंगे और आपका टैक्स का निजाम सही तरीके से चल रहा है। अब जो पिछले साल क्या कहते हैं, पाकिस्तान ने कहा कि जी टारगेट रखा कि हम लोग जो है वो 10% तक जो है वो टैक्स टू जीडीपी रेशियो रखेंगे, पिछले साल का टारगेट है। इस साल इन्होंने टारगेट बढ़ाकर 14% कर दिया। टैक्स टू जीडीपी रेशियो मतलब कि आप क्या करेंगे, आप टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाना चाहते हैं, इसका मतलब यह है कि आप टैक्स कलेक्शन ज्यादा करना चाहते हैं। टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगी तो आपको फॉरेन लोन या लोन कम लेना पड़ेगा या ज्यादा लेना पड़ेगा। लोन कम लेना पड़ेगा क्योंकि आपके टैक्स टू जीडीपी रेशियो ज्यादा है, आप टैक्स ज्यादा कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के कुछ रेवेन्यू एम्बिशंस हैं, गवर्नमेंट के कम कुछ रेवेन्यू एम्बिशंस हैं। गवर्नमेंट ने एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इनको ये टास्क दिया है। पिछले साल जो पिछले साल का बजट था उसमें टास्क दिया था, तो उसके नतीजे में इन्होंने 12.9 ट्रिलियन रुपीस जो है वो टैक्स की मद में इकट्ठे किए थे। बेटा आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है। 12.9 ट्रिलियन रुपीस जो है वो टैक्स की मद में कलेक्ट किए थे। अब गवर्नमेंट जो है वो इसको बढ़ाकर करना चाहती है 14.13 ट्रिलियन रुपीस, यानी कि गवर्नमेंट मजीद अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करना चाहती है, मजीद टैक्स के जरिए जो है वो
मजीद टैक्स के जरिए जो है वो अपने खजाने को भरना चाहती है गवर्नमेंट, और ये पिछले साल के मुकाबले में 9% का इंक्रीज है गवर्नमेंट ने, मतलब इस साल जो टारगेट रखा है वो पिछले साल से 9% ज्यादा है। ठीक है। इसका फायदा भी क्या होगा? इसका फायदा, हुकूमत को लोन ज्यादा लेना पड़ेगा या कम लेना पड़ेगा? अगर 9% आपने रेवेन्यू मजीद इंक्रीज करना है तो फिर क्या होगा? फायदा होगा या नुकसान होगा? लोन लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? कम लेना पड़ेगा। यहां तक बेटा जो मैंने आपके साथ बातें की हैं ये आपको समझ आ रही हैं? जितनी भी बातें मैं आपके साथ कर रहा हूं इसको समझ समझ में आ रहा है? इन फैक्ट्स को आप माइंड में रखें। इसके ऊपर मैं कोई जो है वो नहीं कह रहा। हाँ, ये भी टैक्स कलेक्शन ही है। इसको मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो इसके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म या इसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा। अभी मैं सिर्फ आपके सामने वो फैक्ट रख रहा हूं जो हुकूमत ने हमें दिए हैं, ठीक है? और आप लोग भी इन्हीं फैक्ट को लेकर चलेंगे। हुकूमत के टारगेट्स अचीव हुए नहीं हुए वो भी हमारी डिबेट नहीं है। उसके बाद बेटा आ जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू बेटा, सबसे पहले इसको समझ लें। ये वो मनी होती है जो हुकूमत बगैर टैक्सेस के कलेक्ट करती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होती है? ये वो अमाउंट होती है पैसे की जो गवर्नमेंट विदाउट कलेक्टिंग टैक्सेस हासिल करती है, मतलब ये टैक्सेस के बगैर। अब ये कौन सी चीज है? ये होती है वो प्रॉफिट जो पीआईए आपको कमा के देता है, वो प्रॉफिट जो वापटा आपको देता है, वो प्रॉफिट जो आपको पासपोर्ट की फीस की मद में मिलता है, वो पासपोर्ट जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की फीस की मद में आपको मिलता है, वो प्रॉफिट जो ट्रैफिक चालान की मद में हुकूमत को मिलता है, वो प्रॉफिट जो आपको टोल प्लाजा पे करने की सूरत में मिलता है। समझ आ रही है ना? ये होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। समझ आ रही बात बेटा? नॉन टैक्स रेवेन्यू को जो है वो हुकूमत बढ़ाना चाहती है। और हुकूमत ने 2025 के अंदर यह टारगेट रखा है कि वो नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 5.15 ट्रिलियन रुपीस जो है वो कलेक्ट करेगी। 5.15 जो है वो रुपीस जो है वो ट्रिलियन रुपीस, ये टैक्स की मद में, नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में कलेक्ट करेगी। और इससे भी क्या होगा? इससे भी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको थोड़ा सा सहारा मिलेगा, और कंट्री जो है वो बाहर के ममालिक के आगे हाथ फैलाने से बच जाएगा। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग। उसके अलावा कुछ टैक्स रिफॉर्म्स की भी बात की गई। और टैक्स रिफॉर्म्स, उसका मकसद ये है कि जो हमारा टैक्स ब्रैकेट है उसको जो है वो बढ़ाया जाए, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाया जाए। जो आपके फ्री लांसर्स हैं जिनसे पैसा नहीं लिया जा रहा, जो लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, उनको भी जो है वो टैक्स ब्रैकेट में लाया जाए, ताकि जब वो लोग इसमें आएंगे तो मुल्क को क्या होगा? मुल्क को फायदा होगा। तो उन लोगों को भी जो है वो क्या कहते हैं, ओ सॉरी, उन लोगों से भी रेवेन्यू जनरेट होगा, हुकूमत के पास जो है वो अकाउंट में पैसा आएगा। बेटा एक टैक्स होता है जो आपने कॉम्प्लीमेंट्री पे करना होता है, एक टैक्स वो होता है जो आपकी गलतियों की वजह से आपको पे करना पड़ता है। ठीक है। आप ट्रैफिक चालान की मद में जो आप फाइन पे करते हैं, या लेट फीस आप पे करते हैं जो बिजली के बिल के ऊपर, तो वो पैसे आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ना था। वो जो एक्स्ट्रा पैसे वो आपका फाइन है। वो टैक्स अगर आप ना टाइम पे बिजली का बिल पे कर देते तो आपको फाइन ना पड़ता। अब वो आपको लेट पे करने के ऊपर जो फाइन पड़ा है, वो फाइन जो है वो हुकूमत के खजाने में जाएगा, वही हुकूमत का प्रॉफिट है। उसके बाद आगे आ जाते हैं बेटा हम लोग। और अब आ गया नॉन फाइलर्स। नॉन फाइलर्स के बारे में जो है वो बड़ा ही सख्त अहकामात जो है वो आए हैं। नॉन फाइलर्स को जो है वो सांस लेने का हक नहीं है। नॉन फाइलर्स को किसी ने रिश्ता नहीं देना। ठीक है। नॉन फाइलर्स की जो है वो, इनकी मंजियां इनके घर से उठा के ले जानी है। ये सारी बातें जो है वो बजट के अंदर नहीं की गई, ये मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं। नॉन फाइलर्स होते कौन है बेटा? नॉन फाइलर्स ऐसे शख्स को कहते हैं जो अपने टैक्स रिटर्न जो है वो जमा नहीं कराता, एफबीआर को या गवर्नमेंट को।
ताकि ये ना पता चल सके कि वो कितने पैसे कमाता है और हुकूमत उसके ऊपर टैक्स ना लगा सके। अब टैक्स रिटर्न क्या होते हैं? टैक्स रिटर्न वो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, आपकी इनकम की, सालाना इनकम की, आपने कितना पैसा कमाया, कितना खर्च किया, आपके अखराजात कितने हैं, आपकी जराए आमदनी क्या है, कहाँ से पैसा आता है, कितना आप खर्च करते हैं, बच्चों के ऊपर कितना लगाते हैं, अपने ऊपर कितना लगाते हैं, गाड़ियां कितनी खरीदी है, प्रॉपर्टी कितनी खरीदी है। ये सारी चीजें आपके टैक्स रिटर्न्स होते हैं जो आपने हुकूमत को बताने होते हैं। उसी को देख के हुकूमत फिर कैलकुलेट करती है कि आपको जो है वो कितना टैक्स लगाया जाए। तो जो नॉन फाइलर्स होते हैं वो अपने टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाते, जो फाइलर्स होते हैं वो एफबीआर को हर साल अपने टैक्स रिटर्न जो है वो जमा कराते हैं। उससे जो है वो हुकूमत को पता चल जाता है कि इनकी जो है वो टोटल प्रॉपर्टी जो है वो कितनी है, और इससे वो लोग अपनी जो है वो, जो लोग फाइलर्स होते हैं वो लोग अपना असासे छुपा नहीं सकते, और ना ही वो टैक्सेस से जो है वो बच सकते हैं। तो नॉन फाइलर्स के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन की बात हो रही है। और मतलब वो गाड़ियां खरीदने में उन्हें मुश्किलात पेश आएंगी, उन्हें गाड़ी खरीदने की इजाजत नहीं होगी, ना वो घर खरीद सकेंगे, ना वो प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, ना वो जमीन खरीद सकेंगे, ना वो किसी कंपनी के शेयर खरीद सकेंगे, ना ही किसी कंपनी में वो इन्वेस्ट कर सकेंगे, ना ही वो बैंक अकाउंट आसानी से ओपन करवा सकेंगे। ये उनके लिए जो है वो सजाएं हैं। जी बेटा, टैक्स रिटर्न सबको जमा करवाने चाहिए जाके। जो बंदा समझता है कि वो पैसे कमा रहा है, तो उसकी इनकम अच्छी है, तो उसको जो है वो, अगर एक बंदा साल के अंदर 1 करोड़ या 2 करोड़ कमा रहा है तो डेफिनेटली उसका हक बनता है कि वो जो है वो कुछ टैक्स की मद में गवर्नमेंट को दे, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी तो वहां से ही चलाना होता है हिसाब किताब। सैलरीड क्लास के बारे में जो है वो, सैलरीड क्लास के ऊपर भी कुछ होता है, लेकिन वो थोड़ा सा जो है वो क्यों कम होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के सेक्टर में आ जाते हैं, उनके ऊपर से गवर्नमेंट खुद ही काट लेती है। उसके बाद बेटा आगे आ जाता है ई कॉमर्स टैक्स। टैक्स टैक्स ही हो रही है आज। ई कॉमर्स टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट जो है वो तमाम लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऑनलाइन चीजें खरीदते हैं या ऑनलाइन बेचते हैं, उनके ऊपर जो है वो टैक्स लगा रही है 0.25 से लेकर 2% तक। मतलब अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसके ऊपर आपका रिकॉर्ड बनेगा, अगर आप फाइलर है तो फिर आपको जो है वो उसके ऊपर टैक्स भी पे करना पड़ेगा। और ये टैक्स कैसे कलेक्ट होगा? ये टैक्स कलेक्ट होगा थ्रू बैंक्स, क्योंकि उन्हीं बैंक्स के थ्रू जो है वो आप पैसा भेजते हैं। ई कॉमर्स कह सकते हैं आप, ऑनलाइन ट्रेडिंग कह सकते हैं, वो ई कॉमर्स के अंदर ही फॉल करती हैं। और बाय कुरियर कंपनीज, जो कुरियर कंपनीज पैसा भेजेंगी, ये सॉरी चीजें भेजती हैं, जैसे टीसीएस हो गया, लेपर्ड हो गया, ये इन कंपनीज के थ्रू भी आपके ऊपर जो है वो जो प्राइस आपको बताया जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो टैक्स कलेक्शन हो जाएगी। इस टैक्स को कहा जाता है विद होल्डिंग टैक्स। इस टैक्स को क्या बोलते हैं बेटा? विद होल्डिंग टैक्स। विद होल्डिंग टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो उसी वक्त काट लिया जाता है जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब इजी पैसा टू इजी पैसा या इजी पैसा से किसी और बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो आपको बताता है कि जी 1 रुपया फीस लगेगी, 2 रुपया फीस लगेगी। वो आपको उसी वक्त कटवाने होते हैं पैसे। तो वो आपकी क्या होती है? विद होल्डिंग टैक्स होता है। तो विद होल्डिंग टैक्स की मद में जो है वो हुकूमत आपसे पैसे कलेक्ट करेगी, छोड़ेगी नहीं आपको। आप लोग याद रखिएगा, छोड़ेगी नहीं आपको। एक एक रुपया आपके जो है वो, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। आप पैदा क्यों हुए इस बात का भी जवाब दें, इस बात का भी टैक्स पे करें। आप पैदा क्यों हुए थे, इस बात का भी टैक्स अब आपको अदा करना पड़ेगा, हर चीज का टैक्स अदा करो। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जो है वो बात हो रही है बेटा, जब आप, जो लोग फाइलर्स हैं, जो लोग फाइलर्स हैं जो अपने टैक्स रिटर्न्स जमा कराते हैं, उनको जो है वो, जब वो कोई जमीन खरीदेंगे, जब वो कोई जमीन खरीदेंगे तो उनको 1.5 से लेकर 2.5% तक टैक्स पे करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स। खरीदने पे 1.5 से लेकर 2.5 तक बेटा, वो टैक्स जो आप स्टार्ट में कटवाते हैं, मतलब जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें कुछ पैसे लगते हैं, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, जितने भी, वो सारे के सारे जो है वो आपके क्या होते हैं? विद होल्डिंग टैक्स होते हैं, जो एडवांस में काट लिया जाता है। और जो नॉन फाइलर्स हैं, जब वो कोई जमीन खरीदेंगे तो उनको 18.5% टैक्स पे करना पड़ेगा।
जो फाइलर्स है उनको 1.5 से 2.5% तक टैक्स पे करना पड़ेगा, और जो नॉन फाइलर्स हैं वो 18.5% तक टैक्स पे करेंगे। मोटरवे पे जब आप ट्रैवल करते हैं तो जो लोग एम टैग गाड़ियों, जिन गाड़ियों पे नहीं लगा हुआ, जिन गाड़ियों पे एम टैग नहीं लगा हुआ, वो अप्रोक्सीमेटली 25%, 30% ज्यादा चार्ज करते हैं। उनको ज्यादा वो टोल प्लाजा जो है वो पे करना पड़ता है, एज कंपेयर टू उन गाड़ियों को जिनके एम टैग लगा हुआ है। इसी तरह अगर आप फाइलर है, तो जब आप अपनी जमीन बेचेंगे, जब आप अपनी जमीन सेल करेंगे, इन केस इफ यू आर फाइलर, तो फिर आपको टैक्स लगेगा 4.5 to 5.5%। और नॉन फाइलर की सूरत में आपको टैक्स लगेगा 11.5%। अब मुझे बताएं, फाइलर होने में फायदा है या नुकसान है? फाइलर होने में फायदा ही है भाई आपको। जाहिर सी बात है, चाहे आपको ये चीज अच्छी लगे या बुरी लगे, आपको अपने नुकसान से तो बचना है। कौन बेवकूफ है, किसी वक्त भी फाइलर हो सकते हैं जाके आपको बेवकूफ है जो आपको जो है वो क्या कहते हैं 18.5% का टैक्स आप पे करेंगे, या 11.5% टैक्स पे करेंगे, आप कहेंगे चुप करके फाइलर हो जाते हैं। फाइलर होने के और भी बड़े फायदे हैं। आप जो ये जो शॉपिंग वगैरह करते हैं, इसके ऊपर जो आपको टैक्स लगता है, इनमें से भी कुछ पैसा आपको वापस मिलता है। फाइलर होने के फायदे भी बहुत हैं। आपके बहुत सारे अखराजात जो है वो कंट्रोल में आ जाते हैं। बस ये है कि आपको फिर रेगुलरली गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। उसके बाद बेटा आपका आगे आ जाता है, नेक्स्ट बेटा आ जाती है आपकी जो सैलरी क्लास है, उनका क्या हिसाब किताब है। जो सैलरीड क्लास है, उनकी उनके लिए टैक्स जो है वो कम किए गए हैं। ये मारूख आपके सवाल का जवाब बेटा यहां पे मिलने लगा है। अगर आप सालाना 6 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, 6 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। मतलब आपकी साल की इनकम 6 लाख रुपए है, 6 लाख रुपए का मतलब ये है कि आप कोई तकरीबन 60,000 55,000 महाना कमाते हैं, तो फिर आपके ऊपर जो है वो कोई टैक्स नहीं है। अगर आप 6 लाख से लेकर 12 लाख रुपए तक कमाते हैं, तो पुराना टैक्स था 5%, अब आपको उसके ऊपर 1% टैक्स पे करना है। ठीक है, 1% टैक्स पे करना होगा। अगर आप सब बेटा सब जो ये सब सैलरीड पर्सन जो भी है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट के हो, सबके लिए ये जो है वो इन्होंने फैसला किया है। अगर कोई शख्स 12 लाख से लेकर 22 लाख रुपए कमाता है, तो उसको अब जो है वो 11% टैक्स पे करना पड़ेगा। पहले 15% पे करना पड़ता था, अब कट करके 11% कर दिया गया है। और वो बंदे जो 22 लाख से 32 लाख कमाते हैं, उनको 23% जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स दोगे। तो कमाना छोड़ दो, सिर्फ गधा रेडी ले ले और चलाना शुरू कर दे, तो टैक्स ही नहीं पे करना पड़ेगा। या कमाए 50,000 से कम, ताकि आपको टैक्स ही ना पे करना पड़े। तो जितना ज्यादा कमाओगे उतना टैक्स। तो जो लोग 22 लाख से लेकर 32 लाख तक कमा रहे हैं, वो जो है वो अब इतना टैक्स पे करेंगे। उसके अलावा इसके ऊपर आगे जाके बात करते हैं मानो, जो हाई इनकम पर्सन हैं, हाई इनकम सरचार्ज के नाम से जो है वो एक टैक्स आया है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स सालाना 1 करोड़ रुपया कमाता है, ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको पहले 10% जो है वो टैक्स पे करना पड़ता था। मतलब अगर आप 1 लाख और 1 करोड़ रुपया कमाते हैं, तो 10 लाख रुपया आपका टैक्स टैक्स होगा। और इमेजिन करें, अगर वो बंदा 1 करोड़ रुपया तो उसने कमाया, लेकिन सारे का सारा वो घर के अंदर अखराजात में लगवा गया है, उसके पास बचा कुछ नहीं है। साल के बाद उसको नोटिस आ जाता है कि जी 1 करोड़ रुपया पे, 1 करोड़ रुपया आपने कमाया था, 10 लाख रुपया जरा हमें टैक्स दो। वो बंदा कहां से पे करेगा? एक बात है ना कि एक बंदा अगर साल का इतने पैसे कमा रहा है, साल में उसने करोड़ कमाया है, और वो सारे के सारे घर के अखराजात में और बाकी चीजों में लगा गया, सेविंग उसकी हुई नहीं है, तो वो बंदा कहां से 10 लाख रुपया पे करेगा?
तो पहले जो है वो उसके ऊपर ऑडिट तो और चीज है ना बेटा, ऑडिट आप और चीज के लिए करते हो, उसमें आप मामलात को देखते हैं कि चीजें सही चल रही हैं, आप चीजों का कहीं करप्शन तो नहीं रही, बैलेंस मेंटेन करने के लिए, बैलेंस को जो है वो इक्वलाइज करने के लिए, उसके लिए ऑडिट करते होते हैं वो। बेसिकली एक तरह की जो है वो आपकी वो होती है, फोरेंसिक अकाउंटिंग हो जाती है। और उसके बाद अब ये टैक्स जो है वो इन लोगों के ऊपर 9% कर दिया गया, मतलब पहले उनको 10 लाख रुपए देना पड़ता था, वो 9 लाख रुपया देंगे। तो थोड़ी सी उनकी सेविंग हो जाएगी, लेकिन ये एक परेशानी वाली चीज हो सकती है उन लोगों के लिए जो ज्यादा पैसा कमाते हैं, कि उनको जो है वो ये चीज बर्दाश्त करनी पड़ सकती है। उसके बाद बेटा पेंशन की बात करें, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी में 10% जो है वो इंक्रीमेंट किया गया है। ठीक है, उनकी सैलरी में 10% जो है वो इंक्रीमेंट किया जाएगा। और जो गवर्नमेंट के रिटायर्ड वर्कर्स हैं उनकी पेंशन्स में 7% तक का जो इंक्रीमेंट किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट के लोग पहले 60,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, अब उनकी सैलरी बढ़ के जो है वो 66,000 रुपये महीना हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर आप जो है वो आपकी पेंशन जो है वो 30,000 रुपये है, तो 7% बढ़ गया तो तकरीबन 32,100 रुपया बन जाएगा आपका। उसके अलावा टीचर्स के बारे में भी बात हुई है, टीचर्स को थोड़ा सा टैक्स रिबेट किया गया है। टैक्स रिबेट क्या होता है पहले इसको समझ ले बेटा। टैक्स रिबेट का मतलब होता है कि टैक्स में थोड़ी सी छूट दी गई है, टैक्स उनको जो है वो कम किया गया है। और ये किन टीचर्स को कम किया गया? वो टीचर्स जो रेगुलर परमानेंट जॉब कर रहे हैं, या वो रिसर्चर्स जो रेगुलर परमानेंट जॉब कर रहे हैं, उनको जो है वो क्या किया जाएगा? टैक्स रिबेट दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर एक टीचर जो है वो 40,000 रुपया जो है वो उसने इनकम टैक्स पे करना है, तो अब उसमें से उसको 25% फॉर एग्जाम्पल छूट दे दी गई है, तो वो अब पे करेगा कितना? 30,000। यानी कि जो टीचर्स हैं उनको 25% लेस टैक्स पे करना पड़ेगा, या 25% टैक्स की छूट दी गई है उनको, कि अगर वो लोग अभी 40,000 रुपये पे करते थे टैक्स, तो अब उसको 25% कम कर दिया गया, अब वो 30,000 रुपया जो है वो टैक्स पे करेंगे। तो टीचर्स को इतना टैक्स रिबेट जो है वो दिया गया, टीचर्स को भी और रिसर्चर्स को भी। उसके बाद आ जाते हैं डिफेंस की तरफ। डिफेंस के लिए बेटा जिसमें आपकी पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी आती है, उसके लिए गवर्नमेंट ने 2.55 ट्रिलियन रुपीस का बजट जो है वो मखसूस किया है। 2.55 ट्रिलियन रुपीस, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 20% का इंक्रीमेंट है इसके अंदर। 20% इंक्रीज हुआ है इनका बजट। और उसकी वजह कि इसमें कौन कौन सी चीजें कवर होंगी? इसमें फौजियों की तनख्वाहें, नए वेपन्स इक्विपमेंट्स, डिफेंस सिस्टम को इंप्रूव किया जाएगा, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस के ऊपर पैसा लगेगा, और नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जो है वो स्टेप्स लिए जाएंगे। अब ये इंक्रीज क्यों किया गया? इसकी वजह यह है कि बेटा रीजनल टेंशन्स बहुत ज्यादा बढ़ गई, खास तौर पे हमारे जो दरीना दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ से। तो गवर्नमेंट जो है वो ये फील करती है कि पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करने की जरूरत है, और इसके लिए हमें अपनी अफवाज को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, हमें अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, एआई के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मॉडर्न जो वॉरफेयर है उसके लिए जो आपको अपने एयर डिफेंस सिस्टम है उसको जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। इंटरनल और एक्सटर्नल पीस के लिए जो है वो ये पैसा इस्तेमाल होगा, इसलिए ज्यादा बजट की हमें जो है वो जरूरत है। तो ये बजट जो है वो बढ़ाकर 2.55 ट्रिलियन कर दिया गया, विच इज 20% इंक्रीमेंट। उसके बाद गवर्नमेंट डेवलपमेंट का भी प्लान रखती है। एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, पीएसडीपी। पीएसडीपी स्टैंड्स फॉर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट ने 1 ट्रिलियन रुपीस जो है वो मुख्तस किए हैं। फॉर पीएसडीपी, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1 ट्रिलियन रुपीस जो है वो मुख्तस किए हैं। और इस पैसे से क्या होगा? इस पैसे से बिल्डिंग्स बनेंगी, इस पैसे से रोड्स बनेंगे,
डैम्स बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम होगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वो होंगे, जिससे फिर क्या होगा, मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, नई जॉब्स क्रिएट होंगी और हमारी इकोनॉमी को जो है वो एक सहारा मिलेगा। तो पीएसडी के अंदर, पीएसडीपी के अंदर जो है वो 1 ट्रिलियन रुपीस जो है वो इन्वेस्ट किए गए हैं। उसके बाद अब आ रही है मजे की चीज, डेट सर्विसिंग। दिल पे हाथ रख के जरा सुनिएगा, दिल पे हाथ रख के। डेट सर्विसिंग होती क्या है? डेट सर्विसिंग, जो गवर्नमेंट ने हर साल लोन की मद में जो इंटरेस्ट पे करना होता है, जो सूद पे करना होता है, जो पैसा पे करना होता है या रीपेमेंट करनी होती है, उसे आप डेट सर्विसिंग कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में, जो गवर्नमेंट ने अपना कर्जा वापस करना होता है उसे डेट सर्विसिंग कहते हैं। सिर्फ फेडरल को देखें, सिर्फ फेडरल को। डेट सर्विसिंग क्या होती है? गवर्नमेंट ने जो हर साल इंटरेस्ट की मद में जो जो लोन वापस करना होता है, या जो मैं सादा लफ्जों में कहूं तो जो गवर्नमेंट ने कर्जा वापस करना होता है हर साल, वो आपकी डेट सर्विसिंग है। और डेट सर्विसिंग पाकिस्तान, पता है कितने, हमारा बजट कितना था? हमारा बजट है 17.6 ट्रिलियन रुपीस। और डेट सर्विसिंग में पता है हमने कितने पैसे पे करने हैं? डेट सर्विसिंग में हमने 8.2 ट्रिलियन रुपीस जो है वो पे करने हैं। 8.2 ट्रिलियन मीन्स इट्स ऑलमोस्ट 50%। ये ऑलमोस्ट गवर्नमेंट की जो टोटल स्पेंडिंग है उसका 47% है, यानी कि हमारा आधा बजट कर्जे की मद में चला गया। आधा बजट आपका जो 17.6 ट्रिलियन का है, इसमें समझ ले 8.2 ट्रिलियन के ऊपर आपका कोई हक नहीं है, ये सिर्फ कर्जे की मद में जाएगा। तो आपकी डेट सर्विसिंग बहुत ज्यादा है, आपने बहुत ज्यादा पैसा जो है वो पे करना है। और अगर ये इतना सारा पैसा हमारा टैक्स की मद में, सॉरी, लोन रीपेमेंट की मद में ना जाता, तो हमारे पास मजीद बेहतर स्कूल हो सकते थे, मजीद बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता था, मजीद ज्यादा डेवलपमेंट हो सकती थी, हम एक हेलीकॉप्टर खरीद सकते थे, जिससे हम जो है वो सियालकोट के अंदर, जो सियालकोट की जो फैमिली जो जिन्हें अल्लाह ताला जो है वो जन्नत में जगह दे, उनका नुकसान हुआ उसको हम बचा सकते थे। हमारे पास पैसे नहीं है हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए। ठीक है। अब ये सारी चीजें शो करती हैं कि एक तो हमारे ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर जो बड़ा बर्डन है वो हमारा लोन है। हमारा लोन बहुत बड़ा बर्डन जो है वो हमारे लिए बना हुआ है। दूसरा, हमें जो है वो शदीद किस्म की जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है ताकि हम जो है वो अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकें, अपने जो है वो लोन को कम करें और अपने इंटरनल जो है वो मामलात को जो है वो बेहतर कर सकें। उसके बाद बेटा, गवर्नमेंट ने जो है वो एक ऑस्टेरिटी सेविंग स्कीम जो है प्लान वो भी बनाया है। ऑस्टेरिटी कहते हैं सादगी को। गवर्नमेंट जो है वो उम्मीद करती है कि इस साल वो 1.3 ट्रिलियन रुपीस की बचत करेगी। ठीक है। उसकी वजह यह है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है। इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, अप्रोक्सीमेटली 17.5% वैल्यू जो है वो बजट के अंदर उन्होंने सेट करने का फैसला किया है। तो इससे क्या होगा, कर्जा लेना आसान होगा, आपको कर्जे के ऊपर सूद कम देना पड़ेगा। तो फिर जो है वो आपको थोड़ी सी सेविंग हो सकती है। मतलब पहले आपको जो है वो 21 रुपए टैक्स पे करना पड़ता था, अब आपको 17 रुपए करना पड़ेगा, तो 4 रुपए की बचत आपकी होने लगी है। तो गवर्नमेंट जो है वो इस वजह से क्या करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि हम 1300 अरब रुपया जो है वो इस साल बचा लेंगे, सेविंग कर लेंगे 1300 अरब रुपए की, तो ये भी कौमी खजाने में जाएगा। उसके बाद बेटा आगे हम बात करते हैं। गवर्नमेंट जो है वो एआई पावर्ड ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो, ये आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एविडेंस में यूज कर सकते हैं। एआई पावर्ड टैक्स ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो यूज करना चाहती है। इसका मतलब क्या होगा? इसमें यह होगा कि गवर्नमेंट ये देखेगी कि कौन टैक्स पे कर रहा है या कौन टैक्स पे नहीं कर रहा। एआई सिस्टम जो है वो क्या करेंगे, एआई सिस्टम जितने भी बैंक्स हैं
उनके रिकॉर्ड को एनालाइज करेंगे, जो आप उनकी एप्स यूज करके पैसे को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या आप जो है वो कोई चीज खरीदते हैं। हुकूमत को पता चल रहा होगा कि कौन सा बंदा जो है वो कितने अखराजात कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। उससे उन्हें आइडिया हो जाएगा कि इस बंदे की इनकम कितनी है, तो वो उसके ऊपर टैक्स लगा सकेंगे। तो गवर्नमेंट एक चीज ये कर रही है। दूसरी चीज बेटा, कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम भी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है। कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम में क्या होता है कि अगर कोई ट्रक मिसाल के तौर पे अ, कराची से लाहौर जो है वो माल लेके जा रहा है, तो उसको डिजिटली ट्रैक किया जाएगा, ताकि गवर्नमेंट जो है वो ये देख सके कि कितना माल कहाँ जा रहा है। और फिर इस तरह से स्मगलिंग को भी रोका जा सकेगा। और जो लोग चुप चुप करके टैक्स से बचना चाहते हैं वो भी वो भी नहीं बच सकेंगे। तो उनसे टैक्स भी लिया जाएगा और आप स्मगलिंग को भी रोक लेंगे। तो कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कि जैसे आप होते हैं ना कि आप लाइव लोकेशन शेयर करते हैं, इसी तरह उनकी रियल टाइम लोकेशन जो है वो पता चल रही होगी। और ये भी पता चला होगा कि एक ट्रक निकला तो ये किधर जा रहा है, और ये इन्होंने टैक्स भी पे किया या नहीं किया। उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन, ये वो जोन है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो है, वो एरियाज हैं जिन्हें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की मद में टैक्स फ्री डिक्लेयर किया गया था। आईएमएफ ने कहा था कि ये काम आप बंद करें। अब जितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को आपने टैक्स एग्जम्पशन दे दिया, टैक्स फ्री कर दिया है, उनको मजीद 10 साल आप टैक्स फ्री रखेंगे, उसके बाद आपको उन पे भी टैक्स लगाना पड़ेगा। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो 10 ईयर्स मजीद जो है वो टैक्स फ्री रह सकते हैं। उसके बाद 2035 के बाद वो टैक्स पे करेंगे। और आईएमएफ ने यह भी कहा है कि आपने जो नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने हैं, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन बनाने हैं, इनको आप टैक्स फ्री नहीं करेंगे बल्कि इनसे आप टैक्स लेंगे। अगर आप टैक्स नहीं लेंगे तो फिर आप हमारा कर्जा वापस कैसे करेंगे। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को टैक्स फ्री करने का मकसद ये था कि ये लोग जो है अट्रैक्ट हों। जब आपको एक जगह पता चलता है कि यार यहां पर जो है वो कम पैसों में जो है वो काम हो रहा है, तो आप अट्रैक्ट होते हैं। आपको पता चलता है काम भी अच्छा हो रहा है, पैसे भी कम है, तो क्यों ना इधर चलें। तो अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को टैक्स फ्री किया गया था। आईएमएफ इसके खिलाफ है, वो कहती है कि इनके ऊपर टैक्स जो है वो लगाएं। यहां तक बेटा बात समझ आई है? मैं दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूं, आप लोग जल्दी से क्लास को ज्वाइन करें। तो बेटा अभी तक हमने जितनी चीजें डिस्कस की हैं वो आपको समझ आ रही हैं? आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा बोरिंग सा टॉपिक है, लेकिन इसको मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा आसान आपको टर्म्स की समझ आती जाए, तो चीजें जो है वो आपको कुछ ना कुछ क्लियर होती जाएंगी। और आपको ये भी आइडिया हो जाना चाहिए कि ये कौन सा पॉइंट जो है वो कहाँ पर जो है वो लगेगा। ठीक है, कौन से आर्गुमेंट को, कौन से एविडेंस को आप किस ऐसे में लगा सकते हैं या किस टॉपिक में लगा सकते हैं। बेटा स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये बेसिकली इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जहां पर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज लगेंगी। तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट को, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो जो जगह मुख्तस की गई है उसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहा जाता है। और वो एरियाज जो है वो फैसलाबाद में भी हैं और आपके दूसरे शहरों में भी हैं। वहां पर जो है वो फिर आपको क्या किया जाता है, टैक्स एग्जम्पशन दी जाती है कि आपको टैक्स पे नहीं करना, आप बस आए और कारोबार करें यहाँ पर। उसके बाद बेटा सोलर पैनल्स के ऊपर जो टैक्स एग्जम्पशंस थी वो खत्म कर दी गई हैं। आपको पता ही है पाकिस्तान उन टॉप 20 कंट्रीज में आता है या 17 कंट्रीज में आता है। हाँ जी, सी पैक के प्रोजेक्ट से उन टॉप 17 कंट्रीज में आता है जहां पर जो है वो 25% से ज्यादा या 25% तक सोलर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, या उनकी जो एनर्जी का जो है वो एक खास हिस्सा सोलर पैनल से आता है। और उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान के अंदर सोलर पैनल्स को इंपोर्ट करने के ऊपर कोई टैक्स नहीं था। आप जो है वो इनके ऊपर किसी किस्म की कोई टैक्सेशन नहीं थी। आप इनको इंपोर्ट करें या इनको खरीदें, तो उसकी वजह से सोलर पैनल्स की कीमत कम हुई, लोगों ने धड़ाधड़ जो है इसको खरीदना शुरू कर दिया। अब ये है कि अब आपको इनके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। अब जब टैक्स पे करेंगे तो इसका नुकसान ये है कि एक तो लोग जो है वो सोलर पैनल थोड़ा सा खरीदना छोड़ देंगे। दूसरा, कंट्री को फायदा ये होगा कि कंट्री का रेवेन्यू जनरेट होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप 1% टैक्स भी लगाते हैं तो कंट्री के अकाउंट में 1% के पैसे आ जाएंगे, पहले नहीं आ रहे थे। लेकिन इससे दूसरा नुकसान ये होगा कि लोग थोड़े से
पीछे हट जाएंगे लोग, फिर सोलर एनर्जी की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें एक्सपेंसिव लगेगी, जिसकी वजह से बिजनेस भी इफेक्ट होगा, कॉमन लोगों की जिंदगी भी इफेक्ट होगी, और साथ साथ माहौल को जो आप प्योर करना चाहते थे, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहते थे, उस प्रोजेक्ट को भी धचका लगेगा। तो मेरे ख्याल में सोलर पैनल्स के ऊपर जो है वो एग्जम्पशंस होनी चाहिए थे, इनको जो है वो आप माफी रखते तो बेहतर था। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग। और नेक्स्ट चीज बेटा ये है आपकी, सिर्फ 1 मिनट रुक जाए। अब बेटा आप बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट कहते हैं माली खसारे को, कि आपका माली खसारा कितना है, गवर्नमेंट ने पैसा ज्यादा कमाया है या खर्च ज्यादा किया है। ठीक है, वैसे तो हम लोग खर्च ज्यादा करते हैं, कमाते हैं कम है, इनकम हमारी 10 रुपए, अखराजात हमारी 20 रुपए हैं। तो गवर्नमेंट ने जो है वो कोशिश की है कि इस तिजारती खसारे को कम किया जाए। मतलब ये तिजारती खसारा जो है वो पिछले साल 77.4% था। अब गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि इस फिस्कल डेफिसिट को 6.5% तक किया जाए। मतलब गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करे, कमाए भी ज्यादा, और अखराजात के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखे, लेकिन अभी भी फिस्कल डेफिसिट तो आपका रहेगा। मतलब पहले आप 100 रुपया कमाते थे तो 107.4 रुपए खर्च कर लेते थे इस साल आप, और आपको डेफिसिट होता था 7.4% का। अब आप क्या कहते हैं, अब आप 100 रुपया कमाएंगे, उसके ऊपर अखराजात आपके होंगे 106 रुपए के। खसारा आपको फिर भी हो रहा है, लेकिन खसारा अब थोड़ा सा आप कम कर रहे हैं, आप कुछ अखराजात, जो पहले आप 107 रुपये पे करते थे, अब आप 106 करेंगे, तो 1 रुपया बचेगा, वो 1 रुपया आपके खजाने में जमा होगा। तो ये एक अच्छी चीज है, इससे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास जो है वो रेवेन्यू जनरेशन होगा, और गवर्नमेंट को जो है वो फायदा ही होगा थोड़ा सा। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो अपने एक्सपेंडिचर्स हैं उसके अंदर इजाफा किया है। गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें 26% इंक्रीज हुआ है। और ये 26% इंक्रीज किस चीज में हुआ है, सैलरीज की मद में, इसमें सैलरीज पे करनी है, डे टू डे जो गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं, मतलब चाय बिस्कुट मंगवा लिए, कोई मेहमान आ गया उसके लिए कुछ दावत शावत हो गई, फिर आपकी माहाना सैलरीज हो गई, मालियों की फीस हो गई, उनकी तनख्वाहें हो गई, जो ऑफिसर्स काम करते हैं उनकी तनख्वाहें हो गई, फ्यूल हो गया गाड़ियों का, कोई इंटरेस्ट पे करना हो गया, कोई लोन पे करना हो गया। ये सारी की सारी जो है वो एक्सपेंडिचर्स में ही शामिल होंगे आपके। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है बेटा, कि गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन का भी कुछ टारगेट रखा है। गवर्नमेंट ने बताया कि जी पिछले साल अप्रैल के मंथ में, पिछले साल अप्रैल के मंथ में जो आपका इन्फ्लेशन था वो था 17.5%, 17.3%, सॉरी। इस साल अप्रैल में, तो अप्रैल 2025 में जो आपका इन्फ्लेशन है वो सिर्फ 0.3% है। इसका मतलब ये है कि जो चीज पिछले साल अगर आपको 100 रुपए की मिलती थी, 100 रुपए की उसकी प्राइस थी, तो इन्फ्लेशन की वजह से वो 117 रुपए की हो जाती थी। लेकिन अभी कोई सी चीज की कीमत अगर 100 रुपया है तो वो सिर्फ 100 रुपया रहेगी, या 100.30 पैसे हो जाएगी। तो मतलब प्राइस स्टेबिलिटी आई है, महंगाई थोड़ी सी कम हुई है पिछले साल के मुकाबले में। पिछले साल के मुकाबले में तो आपको, पिछले साल आपको ज्यादा महंगे महंगी चीजें मिली थी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था। तो अब जो है वो अप्रैल 2025 में इन्फ्लेशन जो है वो गिर के 0.3% तक हो गया। उसके बाद पिछले 10 महीनों में, पिछले 10 महीनों में जो एवरेज इन्फ्लेशन था, ये ख्वाबों में हुई है। पिछले 10 महीनों में बेटा जो एवरेज इन्फ्लेशन था वो था 26%। अब जो इन्फ्लेशन कम हुआ है 2000, अप्रैल 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक, वो आपका हुआ है 4.7%। मतलब 26% पिछले साल था, पिछले साल से लेकर इस साल तक जो इन्फ्लेशन कम हुआ वो 26% से लेकर 4.7% तक। जो ये शो करता है कि गवर्नमेंट ने हमारी इकॉनमी को बेहतर किया है, गवर्नमेंट ने महंगाई को खत्म किया है, गरीब को जो है वो उन्होंने सहूलत दी है। उसके बाद बेटा जल्दी से मुझे बताएं कि मैंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो पॉलिसी रेट है, या जिसको इंटरेस्ट रेट कहते हैं, जिसपे जो है वो आपको लोन वगैरह देगी, उसकी क्या वैल्यू रखी है।
उसकी प्राइस रखी है 17.5%। यानी कि अब आपका लोन लेना भी आसान होगा और लोन रिपेमेंट करना भी जो है वो आसान होगा। पिछले साल जो थी वो वैल्यू जुलाई 2024 में जो है वो 22% रखी गई थी, अब जो है वो इसको 17.5% तक जो है वो कम कर दिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी हुकूमतें। ऐसी ही हुकूमत की हमें जरूरत थी। उसके बाद पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम के ऊपर बात कर लेते हैं। बेटा पर कैपिटा इनकम होती क्या है ये पहले समझ लें। पर कैपिटा इनकम का मतलब ये है कि एक पर्सन साल में एवरेज कितने पैसे कमाता है। इसे यूएस डॉलर्स में कैलकुलेट किया जाता है। एक पर्सन एक साल में कितने पैसे कमाता है। तो पिछले साल पाकिस्तान के अंदर जो पर कैपिटा इनकम थी वो थी $1662। यानी कि एक शख्स $1662 कमाता था। अब ये कीमत बढ़कर $1824 हो गई। माशाल्लाह, मुबारक हो, आप तमाम लोग जो है वो अमीर हो गए। आपने दो तकरीबन 150 100 डॉलर जो है वो अपनी इनकम में इंक्रीज किया है। अब आप लोग अमीर हो गए। 9.7% आपकी जो है वो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है। आप लोगों ने ऐसे रोना पीटना डाला हुआ, गरीब हो गया, हुकूम अवाम अमीर हो गई है। ठीक है, अवाम हो गई है अमीर। $1662 से $1824 पर कैपिटा इनकम आपकी हो गई है। मेरी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है? हाँ, अच्छी बात करूंगा तो आवाज में डिस्टॉर्शन ही आएगी ना। उसके बाद आ गए रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस क्या होते हैं बेटा? अ, अभी रोक लेते हैं रिकॉर्डिंग को यहाँ पे। बेटा अभी भी डिस्टॉर्शन आ रही है? जी बेटा, मेरी आवाज अब आ रही है आप लोगों को? अच्छा बेटा, रेमिटेंसेस क्या होते हैं? रेमिटेंसेस वो पैसा होता है जो बाहर के मुमालिक में रहने वाले पाकिस्तानी वापस अपने मुल्क पाकिस्तान में अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को जो है वो भेजते हैं, उसको रेमिटेंसेस बोलते हैं। तो पाकिस्तान के रेमिटेंसेस में 11% इंक्रीमेंट हुआ है। पिछले साल जो ये कलेक्शन हुई थी वो थी 28.8 बिलियन डॉलर्स की, ठीक है। और इस साल ये बढ़कर जो है हो गई है 32 बिलियन डॉलर्स की। तो रेमिटेंसेस तो आ रहे हैं, बाहर से पैसा तो आ रहा है। तो ये बाहर से जो आने वाला पैसा है ये पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को जो है वो बढ़ाता है। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो अप्रोक्सीमेटली 16 बिलियन डॉलर तक जो है वो पहुंच चुके हैं। ठीक है, 14.3 बिलियन डॉलर से बढ़ के जो है वो 16 बिलियन डॉलर तक जो है वो पहुंच चुके हैं। और इनमें से ये शायद मैंने आपको जो वीकली क्लास थी उसमें डिस्कस भी कर चुका था इस फैक्टर को। उसके बाद बेटा आ जाता है हेल्थ सेक्टर के ऊपर। हेल्थ सेक्टर के ऊपर हुकूमत ने एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो मुख्तस कर दी है। पाकिस्तान के जीडीपी का 1.4% हेल्थ के ऊपर जो है वो लगेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क की हेल्थ की सिचुएशन अच्छी हो रही है। इसलिए तो हुकूमत को कम पैसा लगाना पड़ा। अगर ज्यादा बीमार होते तो ज्यादा पैसा लगाते, ज्यादा मुल्क के अंदर मरीज होते तो ज्यादा हॉस्पिटल बनाते ना, हॉस्पिटल के ऊपर ज्यादा पैसा लगाते ताकि आवाम सेहतमंद है। आवाम पहले ही सेहतमंद है तो हॉस्पिटल के ऊपर ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। तो 1.4% ऑफ जीडीपी जो है वो आपका मुख्तस किया गया है हेल्थ सेक्टर के ऊपर। इसके अंदर एक और भी चीज बताई गई है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पाकिस्तान का डिक्रीज हुआ है। मतलब पहले जो है वो जो बच्चे पैदा होते थे 1000 बच्चों में से 56 बच्चे मरते थे। अब जो है वो 1000 में से 52 बच्चे मरते हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी आपका जो है वो उसके अंदर कमी आई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपका डिक्रीज हुआ है। उसके अलावा एजुकेशन की बात करें बेटा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपने ग्लोबल टारगेट्स, एजुकेशनल टारगेट्स को अचीव करना है तो आपको अप्रोक्सीमेटली 4 to 6% तक जो है वो 4 to 6% तक जो है वो आपने क्या करना है, आपने एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करना है।
और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इन्वेस्ट किया है 2.1% ऑफ जीडीपी। ये पाकिस्तान की स्पेंडिंग है किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर। अब इसमें बेटा आप लोगों ने बताना है कि पाकिस्तान ने हायर एजुकेशन कमीशन के लिए कितने पैसे मुख्तस किए हैं। और ये जो हमने जीडीपी की एजुकेशन का बजट एलोकेट किया है 2.1%, ये इंडिया से भी कम है, ये बांग्लादेश से भी कम है। तो हम लोग अपने हमसाया ममालिक से कम जो है वो बजट एलोकेट कर रहे हैं एजुकेशन के लिए। लिटरेसी रेट हमारा जो है वो पहले था 62%, अब बढ़कर 62.8% हो गया। मतलब अब आप कम जाहिल हैं। पिछले साल आप जाहिल ज्यादा थे, इस साल आप जो है वो कम जाहिल हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर 37% लोग जो है वो जाहिल ही हैं। तो वो भी इंशाल्लाह आगे जाकर पढ़ना लिखना शुरू कर देंगे। बहरहाल लिटरेसी रेट हमारा 62% से 62.8% तक जो है वो बढ़ा है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 28.6 मिलियन बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे हैं। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में या मैसेजेस में मुझे ये बताना है कि कितने मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। ये तो वो है ना, स्कूल गोइंग बच्चे हैं जो जा रहे हैं। आपने ये बताना है कि कितने मिलियन स्कूल नहीं जा रहे। उसके बाद बेटा आईटी सेक्टर की बात करें तो पाकिस्तान का जो आईटी सेक्टर है उसने भी अच्छा परफॉर्म किया। बेटा सिर्फ 1 मिनट का मुझे टाइम दे, मैं वापस आता हूं। जी, आईटी सेक्टर की बेटा बात करें तो आईटी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान के लिए इंक्रीज हुई हैं। आईटी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की तकरीबन 3.5 बिलियन डॉलर तक जो है वो इंक्रीज हुई हैं। तो मतलब इसमें टोटल पिछले साल के मुकाबले में 32% का जो है वो इंक्रीज हुआ है। आईटी एक्सपोर्ट्स में क्या चीज आती है? आईटी एक्सपोर्ट्स में ये आता है कि पाकिस्तानी कंपनीज जो है वो ज्यादा दुनिया को वेबसाइट्स बनाकर, एप्लीकेशंस बनाकर, डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करके अब पैसा कमा रही हैं। उसके अलावा डिजिटल बैंकिंग जो है वो इंक्रीज हुई है। लोग अब ज्यादा जो है वो डिजिटल बैंकिंग में इजाफा हुआ बेटा। इसका मतलब ये है कि अब लोग ज्यादातर जो है वो ज्यादातर अपना पैसा जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, वेबसाइट्स के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, रादर देन फिजिकली बैंक में जाने के। और इसमें इन ट्रांजैक्शंस में अप्रोक्सीमेटली 89% का इंक्रीज हुआ है। और जिसकी तकरीबन वैल्यू बनती है 12.7 ट्रिलियन रुपीज की। इतने पैसे जो है वो गवर्नमेंट लोग जो है वो भेज रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट्स के जरिए। जैसे आप लोग देख लेना, आप लोग सारे के सारे मुझे फीस ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, तो ये इसी को देख लें। इसी तरह और लोग भी करते हैं। तो आपने कोई ऑनलाइन पेमेंट करनी है, परचेज करना है, तो सारे के सारे इसी में काउंट होते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर 57% जो लोग हैं वो 3G या 4G इंटरनेट को जो है वो यूज कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक आधी से ज्यादा आबादी को जो है वो हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो मौजूद है। अब वो बड़ी अच्छी रफ्तार से मूवीज देख सकते हैं, मूवीज डाउनलोड कर सकते हैं। और पाकिस्तानियों ने क्या करना है, रिसर्च तो करनी नहीं है कोई। उसके बाद बेटा रोड्स की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो टोटल लेंथ है रोड्स की वो इंक्रीज हुई है। मतलब इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने नई डेवलपमेंट की है, नई रोड्स बनाई हैं। अब लेंथ बढ़कर 2,84,772 किलोमीटर हो गई है। रोड आपकी बड़ी है, रोड्स की लेंथ बड़ी है 2,84,772 किलोमीटर। उसके बाद एयर जो पैसेंजर्स हैं उनमें इजाफा हुआ है। 24% जो है वो लोग इंक्रीज हुए हैं जो एयर ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान में। इसका मतलब ये है कि लोगों को जो है वो ज्यादा एयर ट्रैवल जो है वो सेफ लगता है, या उसके लोग ज्यादा जो है वो एयर ट्रैवल की तरफ जा रहे हैं। 24% इंक्रीज हुआ है। अगर आप आबादी की बात करें तो या डेवलपमेंट की बात करें तो आपके रूरल एरियाज, देहाती इलाके अभी भी जो है वो लेस डेवलप्ड हैं, वहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है। उसके बाद बेटा पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू दिस बजट, उसमें 2.4% का इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब पॉपुलेशन 2.4% के रेट के साथ इंक्रीज कर रही है हमारी पॉपुलेशन, जो कि थोड़ा सा स्लो रेट है। मतलब माजी में इससे ज्यादा रेट होता था हमारा, अभी हमारी पॉपुलेशन थोड़ी सी कंट्रोल हुई है। और करंटली जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन बताई गई वो 241.5 मिलियन पीपल है।
कि इतने लोग जो है वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। अब इतने लोगों में से तकरीबन 40% लोग या 40.1% लोग जो है वो अर्बन एरियाज में रहते हैं और बाकी लोग देहाती एरियाज में रहते हैं। ये अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। और उसकी वजह क्या हो सकती है आपके ख्याल में? क्यों लोग जो है वो देहातों से शहरों की तरफ जा रहे हैं, खास तौर पे लाहौर, इस्लामाबाद और कराची, इन शहरों में क्यों जा रहे हैं लोग? अर्बनाइजेशन होती क्यों है? अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज के लिए। वो कहते हैं ना कि जब कोई बंदा बीमार हो जाता है या उसको तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, डॉक्टर कहते हैं इन्हें लाहौर ले जाओ, इन्हें नहीं बचना। तो ये वो वाला चक्कर है कि वो उस वजह से फिर वो लाहौर आ जाते हैं, तो फिर वो बच जाते हैं। तो 40.1% जो है वो हमारी पॉपुलेशन अर्बन होगी और बाकी जो है वो देहाती है। उसके बाद लेबर फोर्स की बात करें बेटा, जो हमारी वर्क फोर्स है, लेबर फोर्स हमारी जिनकी उम्र 15 साल से या 15 साल से ज्यादा है, 15 साल या 15 साल से ज्यादा है, वो है हमारी 37.2% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। हमारी पूरी पॉपुलेशन में से तकरीबन 37.2% लोग जो है वो काम करते हैं। और ये तकरीबन वही फिगर है जो पिछले साल भी तकरीबन इतनी ही हमारी वर्क फोर्स थी। लेकिन यहां पर एक वाजे डिफरेंस नजर आया जेंडर गैप का, कि खवातीन मर्दों के मुकाबले में कम काम करती हैं। ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितनी खवातीन की पार्टिसिपेशन है। उसके बाद बेटा पावर सेक्टर की बात कर लें, तो पावर सेक्टर के अंदर जो है हमारा जो बजट है उसमें कहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो उसने अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है उसमें इजाफा किया है। पिछले साल ये थी 45,888 मेगावाट, और बढ़कर ये हो गई है 46,605 मेगावाट। और इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कराची में लाइट ही नहीं आ रही। कराची के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर 16-16 घंटे लाइट जा रही है। मुझे पता चला है कि कुछ एरियाज में 16 घंटे लाइट नहीं आई। किसी जगह पर तो लाहौर में भी एक आध मैं एक जगह देख रहा था कि एक गांव ऐसा है जहां पर शायद दिन में 1 से 2 घंटे जो है वो लाइट आ रही है। तो ये जो हमारी एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 1.6% इंक्रीज हुई है। लेकिन मसला पता है क्या? हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बहुत सारे पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो जिनके पास पावर जनरेटिंग कैपेसिटी तो है, लेकिन वो बिजली बना नहीं रहे। बिजली बना नहीं रहे, कैपेसिटी तो है लेकिन बिजली बना नहीं रहे। और लेकिन स्टिल हुकूमत उनको पैसे पे कर रही है, चाहे वो बिजली पैदा करें या ना करें, हुकूमत उनको जो है वो पैसे पे कर रहे हैं। ये आईपीपीज, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो होते हैं आपके, उनको जो है वो हुकूमत पे कर रही है। और ये पेमेंट जो होती है आपकी कैपेसिटी पेमेंट कहलाती है। ठीक है? ये कैपेसिटी पेमेंट मतलब उन पावर प्रोड्यूसर्स को हुकूमत सालाना 2.5 से लेकर 2.8 ट्रिलियन रुपीस पे करती है बगैर किसी वजह के, क्योंकि आईपीपीस के साथ आपके मुआहदे हुए पड़े हैं। ये इसके ऊपर फिर किसी दिन मैं लेक्चर रख लूंगा। उसकी वजह से उनको आपको कैपेसिटी पेमेंट पे करनी पड़ती है। और ये कैपेसिटी पेमेंट असल में कौन पे करेगा? ये पेमेंट असल में आप लोग पे करेंगे, आपके बिलों में लगाकर ये पैसे भेजे जाएंगे। आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आएंगे तो फिर वहां से पैसा निकाल के कैपेसिटी पूरी की जाएगी। तो वो जो जब ये आईपीपीस का मामला, ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं हमें ये कम देनी पड़ेंगी। अ, जब ये कम हो जाएंगी, ये खत्म हो जाएंगी, तो आपके बिजली के बिल भी जो है वो थोड़े से कम होना शुरू हो जाएंगे। जब तक ये आईपीपीस के साथ आपके एग्रीमेंट्स हुए पड़े हैं, इसके ऊपर मैं अगेन आपको कह रहा हूं कि आपके साथ लेक्चर रख लूंगा। तो आईपीपीस क्या होती हैं और किस तरीके से वो हमारे लिए मसले की वजह बनी हुई है, तो उसको भी उससे फिर आप इसको मजीद रिलेट कर सकेंगे। बहरहाल जो चीज़ बतानी थी वो आपने जो है वो नोट कर लेनी है। उसके बाद बेटा आपके डेट की बात करें, तो पाकिस्तान का जो डेट है अभी बेटा, वो मार्च 2025 तक अकॉर्डिंग टू दिस बजट 67.8 ट्रिलियन रुपीस का है। ठीक है? जो कि हमारे जीडीपी का है 74.7।
1%। ठीक है, 74.1% है। लास्ट ईयर ये जो डेट था ये हमारा था, लास्ट ईयर ये डेट हमारा था बेटा 76.4%। मतलब डेट में थोड़ी सी कमी हुई है, लेकिन इतनी भी कमी नहीं हुई कि हम जो है वो खुश हो जाएं। हमारे कर्जे में कमी हुई है 76.4% से 74.1% ऑफ जीडीपी आ गए, लेकिन स्टिल इट इज वेरी हाई। जब ये बहुत ज्यादा हाई है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ ज्यादा जो है वो अवाम के लिए बेहतरी नहीं होगी। अवाम के ऊपर बर्डन जो है वो उसी तरीके से पड़ा रहेगा। हुकूमत को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए ज़्यादा जो है वो लोन लेना पड़ेगा इंटरनेशनल बैंक से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, ताकि आप जो है वो अपने इस कर्जे को उतार सकें। उसके बाद बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर। पाकिस्तान जो कि एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, गैस करें एग्रीकल्चर सेक्टर की जो हमारे जीडीपी में, हमारे जीडीपी में जो बेटा कंट्रीब्यूशन है वो है 23.54%। 23.5 मतलब अप्रोक्सीमेटली 23-24% जो है वो हमारे जीडीपी का सिर्फ एग्रीकल्चर से आता है। और इस डिपार्टमेंट ने, इस इदारे ने, इस महकमे ने पता है कितनी डेवलपमेंट की, कितनी ग्रोथ शो की है? 0.56% की। सिर्फ 0.56% की जो है वो इसने ग्रोथ शो की है। और जिसके बाद जो है वो ये हमें 23.54% जो है वो नजर आता है। और ये जो वैल्यू है ये पिछले साल से कम है। पिछले साल हमारी जो वैल्यू थी वो 24.03% थी। अब जो है वो 23.54% तक हम आ गए। हमारे जीडीपी में इसका शेयर 0.56% की सिर्फ ग्रोथ शो की है इस इदारे ने, इस महकमे ने। उसके बाद आगे बात करें तो जो जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जिसमें आपकी कॉटन आ जाती है, वीट आ जाती है, शुगर केन आ जाती है, राइस आ जाती है, एक्सेट्रा, इन सब के अंदर डिक्लाइन आया है। इनकी जो आउटपुट है वो नेगेटिव में, सबसे ज्यादा जो आउटपुट नेगेटिव में गई है वो कॉटन की है। कॉटन -30.7% तक उसने डिक्रीज हुआ उसकी पॉपुलेशन में। और ओवरऑल इस इन मेजर क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है, उसमें 13.49% का जो है वो डिक्रीज हुआ है। अब ये किस वजह से हुआ बेटा? ये हुआ है आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से, फ्लड्स की वजह से, आपकी जो हाउसिंग सोसाइटीज बन बन रही हैं उसकी वजह से कल्टीवेशन एरियाज कम हो गए, वाटर इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, आपका वेदर खराब रहता है, जिसकी वजह से ये मसले मसाइल हो रहे हैं। हुकूमतें आपकी ठीक काम कर रही हैं, आप लोग गलत हैं, माहौल गलत है, क्लाइमेट चेंज गलत है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जिसके अंदर जो है वो आपका बेड़ा गर्क हो रहा है। लेकिन कुछ क्रॉप्स हैं जिनमें जो है वो आपको बहुत ज्यादा फायदा है, फायदा हुआ है। लाइक आपकी जो कुछ माइनर क्रॉप्स हैं, जैसे पोटैटो हो गया, वसल हो गए। वसल किसको बोलते हैं सराइकी में? ओनियंस को। इनके अंदर जो है वो आपके ओनियंस की प्रोडक्शन में 15.9% का इजाफा हुआ है। 15.9 तो अप्रोक्सीमेटली 16% इंक्रीमेंट आपने किया है। तो बेटा ये चीजें जो है वो आपकी कुछ इसमें आपको नजर आई हैं। तो ये ओवरऑल आपका बेटा एक बजट का मैंने ओवरव्यू दिया। अगर आप लोगों को इसकी समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैसेजेस में बताएं कि आपको इसकी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आपको अगर बजट पढ़ने के लिए दिया जाए या आपको इसकी शॉर्ट समरी सेंड की जाए तो आप लोग इसको समझ जाएंगे। मैसेजेस पे बताना शुरू करें। आप लोगों ने बाकी वीडियोस भी देखी होंगी, तो उस वीडियो के मुकाबले में ये जो लेक्चर है ये आपको अंडरस्टैंडेबल लगा है? ठीक हो गया। अब बेटा थोड़ी सी हम अब एडिशनल बातें कर लेते हैं। अब हमारा जो बजट है ना, इसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं। लाइक हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो इंप्रूव होगा अगर ये बजट पास होता है। तो हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन है
वो इम्प्रूव होगा, हमारा रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट होगा, तो हमारे पास मुल्क की खजाने में ज्यादा पैसा आएगा। उसके अलावा हमारा आईटी सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है, ये पॉजिटिव नजर, वो एक चीज नजर आई है, ये पॉजिटिव इस बजट में नजर आया कि आईटी सेक्टर हमारा ग्रो कर रहा है, मतलब 32% तक जो है वो हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, 89% तक जो है वो हमारी डिजिटल बैंकिंग इंक्रीज हो गई है। उसके अलावा एक और पॉजिटिव जो मुझे इस बजट में नजर आया वो ये है कि हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो 26% से डिक्रीज करके 4.7% की एवरेज तक आ गया, मतलब अप्रैल तक 4.7% था, जो कि एक बड़ी ड्रास्टिक चेंज है। उसके बाद फिर ये जो गवर्नमेंट एआई मॉडल्स का इस्तेमाल कर रही है, एआई सिस्टम हो गया, ट्रैकिंग सिस्टम हो गया, कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम हो गया, इससे आपको वो लोग जो टैक्स से बचते थे उनको जो है वो क्या कहते हैं, पॉइंट आउट करने में, उनको ट्रैक करने में आसानी होगी। उसके अलावा बेटा आपका जो रेमिटेंसेस हैं वो 11% इंक्रीज हुए हैं। अब ये ब्रेन ड्रेन की वजह से कहते हैं कि जी मुल्क से यूथ जा रही है, लेकिन रेमिटेंसेस भी तो आपको आ रहे हैं ना, फिर 32 बिलियन डॉलर्स की जो है वो रेमिटेंसेस आपको हैं, जो कि बहुत अच्छी अमाउंट है, 11% का इंक्रीज है। उसके अलावा आपका लिटरेसी रेट माशाल्लाह बड़ा, पहले आप 62% थे पढ़े लिखे, अब आप 62.8% हो गए हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपका डिक्रीज हुआ है, पहले 1000 में से 56 बच्चे मरते थे, अब 1000 में से 52 बच्चे मरते हैं, 4 को आपने बचा लिया, बहुत अच्छा काम किया। नेगेटिव्स इसमें जो नजर आए हैं मुझे वो ये हैं बेटा, कि हमारा जो डेट सर्विसिंग है वो 47% है। डेट सर्विसिंग की मद में हमने 8.2 ट्रिलियन रुपीज जो है वो पे करने हैं। हमारी जो मेजर क्रॉप्स हैं, कॉटन, वीट, मेज, राइस, इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत डिक्रीज हो गई है। समझ आ रही है ना बात आपको? हमारा एजुकेशन का बजट वो काफी कम है, हमारा एजुकेशन का बजट काफी कम है। हेल्थ सेक्टर के ऊपर जो है बजट वो बहुत कम लगाया गया है। सोलर पैनल्स के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है वो जो है वो क्या कहते हैं, काफी हद तक जो है वो पाकिस्तान के जो क्लीन एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं या क्लीन एनर्जी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके रास्ते में रुकावट बनेगा। उसके अलावा हमारी जो लेबर फोर्स की जो पार्टिसिपेशन है वो भी कदरे कम है, जो कि एक परेशान कुन बात है। उसके अलावा हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव नहीं हुआ, आल दो हमने जो है वो रोड्स की लेंथ जो है वो बढ़ा ली है, 2,84,772 किलोमीटर कर लिया, लेकिन स्टिल हमारे गांव जो है वो उनकी सड़कें अभी कच्ची हैं। तो हुकूमत को क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में हुकूमत को जो है वो थोड़ा सा अपने अखराजात को कंट्रोल करना चाहिए, करंट अकाउंट डेफिसिट को मजीद नीचे लाने की ज़रूरत है, सोलर टैक्सेस को जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए, जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट है उसको इंक्रीज करना चाहिए, फार्मर्स को सब्सिडीज देनी चाहिए, बेटर सीड प्रोवाइड करने चाहिए, और पानी जो है वो उसके मसाइल हल करने चाहिए। अल्लाह से डरना चाहिए, वो कहते हैं जी अल्लाह से डरना चाहिए। हेल्थ बजट थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए ताकि आप ग्लोबल हेल्थ स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें। एजुकेशन को जो है वो उसके बजट को आप अप्रोक्सीमेटली जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से रखें, तो आप जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकेंगे। और आईटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को जो है वो प्रोफेशनल्स को थोड़ा सा मजीद जो है वो इंसेंटिव देने होंगे। तो ये बेटा ओवरऑल हमारा लेक्चर था, आई होप आप लोगों को इसकी समझ आई होगी, और आप लोगों ने इसको खुद भी देखा है, लिया है, और मैं यूट्यूब पे इसको अपलोड कर रहा हूँ, आप लोगों ने इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करना है, और साथ में जिसने देखना है वो क्या करे, वो चैनल को भी सब्सक्राइब करे, ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है? तो अपना ख्याल रखें, शुक्रिया। अच्छा बेटा, आप लोगों से एक और भी बात मैंने करनी थी कि हमारा नया बैच 19 स्टार्ट होने जा रहा है, और इसके अंदर हम लोग तमाम कंपलसरी सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल्स में पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, यूएस हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज और पंजाबी ऑफर कर रहे हैं। इस सेशन की ड्यूरेशन हमारी 4 मंथ है, 4 मंथ के अंदर तमाम कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, और उसके बाद आपको 2 मंथ की फ्री रिवीजन क्लासेस ऑफर की जाएंगी, एंड आफ्टर दैट एमपीटी आपका आ जाएगा। एमपीटी भी हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करते हैं, और अगर आपका एमपीटी पास हो जाता है तो उसके बाद जितने भी मंथ हैं टिल February, आप हमारे साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोक सीरीज में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों की जो टोटल फीस है वो 24,000 है, 24,000 पर मंथ नहीं है, बल्कि ये टोटल 4 महीने की फीस है, जिसे आपने 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है 6,000 पर मंथ के हिसाब से, और उसके बाद जब आपकी फीस क्लियर हो जाएगी तो रिवीजन क्लासेस, एमपीटी और मॉक टेस्ट आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कुछ बच्चे कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि शायद ये 1 मंथ की फीस है, और
इन क्लासेस की क्वालिटी क्या है, उसके लिए आप बेटा हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारी वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। उसके अलावा हम लोग 3 दिन की फ्री ट्रायल क्लासेस ऑफर करते हैं, जिसमें तमाम स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाता है कि उन्हें इस सेशन को ज्वाइन क्यों करना चाहिए। तो अगर आप तमाम लोग इस सेशन के अंदर इंटरेस्टेड हो, या आप में से जो भी लोग इस सेशन को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो, तो वो ट्रायल क्लासेस के लिए हमसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे मेंशन किया गया, इस नंबर के ऊपर आप मैसेज करें और अपने आप को ट्रायल क्लासेस के लिए इनरोल करें, और उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड हो तो फिर आप जो है फीस पे करके अपना सेशन जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। वन मोर थिंग, इसी फीस के अंदर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, इसी फीस के अंदर आपको जो है वो एसए की इवैल्यूएशन, करंट अफेयर्स और बाकी तमाम मामला जिनके लिए बच्चे अलग अलग जगहों पर जाकर फीस पे करते हैं, एसए के लिए अलहदा, इवैल्यूएशन के लिए अलहदा, मॉक टेस्ट के लिए अलहदा, नोट्स के लिए अलहदा, वो सारे की सारी चीज़ें आपकी जो है वो इसी फीस में कवर हो जाएंगी। और जो स्टूडेंट्स हमारे पास क्लासेस ले रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बताते जाएंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और उनको जो क्लासेस में कितनी जो है वो हेल्प हुई है। और जो नए बच्चे अगर कोई सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो फर्दर डिटेल जो है वो इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। शुक्रिया।